आर्गुमेंटेशन को मैं एक स्वाभाविक लॉजिकल थिंकिंग समझता हूं। इसमें देखिए, अगर स्वाभाविक रूप से लोग बहुत तरह के इसमें रूल्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इसे स्वाभाविक रूप से आप प्रैक्टिस करते हैं और स्वाभाविक रूप से पहले किसी के किए हुए लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका भी लॉजिकल थिंकिंग जो है उसी एंगल से चला जाता है। और ये 30-40 की आप जब कोशिश कर लेते हैं, इस तरह के को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका ये स्वाभाविक हो जाता है और 5 मार्क्स तो निश्चित हो जाते हैं। इसके लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसपे हम एक दूसरे नजरिए से इसे देखें। किस नजरिए से देखेंगे कि पहले समझ लीजिए कि 10 का मैंने करके बताया, ये क्यों हुआ, उस लॉजिक को आप बड़े आराम से सुनिए। ये सवाल लड़के बोल, सर ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इंग्लिश के हिंदी के हैं भी अगर, तो इंग्लिश के एग्जाम का पेपर्स आपको देना ही होता है, तो इसके लिए उससे आप अलग मत हटिए। फिर है कि एसएससी और बैंक का भी एक तुक्का है, लेकिन दोनों ही केस में लॉजिक एक ही रहता है दोस्त, लॉजिक में कोई अंतर नहीं हो जाता है। तो जिसके लिए आप वो भूल जाइए कि ये बैंक का है कि ये एसएससी का है, आप इसे अब जिस तरीके से लॉजिक को दिखाते हुए प्रैक्टिस करने की बात की गई है, आप उसे करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। चलिए हम अब सवालों पे आते हैं। आइए पहले सवाल पे आते हैं। शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ रेप चार्जेस? कहने का मतलब है कैपिटल पनिशमेंट का होता है मृत्यु दंड। तो कहा गया है कि जो रेप चार्ज से गिल्टी पाए गए हैं, दोषी पाए गए हैं, उन्हें क्या मृत्यु दंड दे देना चाहिए? यह एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को फिर से एक बार पढ़ते हैं। शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज, जो भी आपके रेप के चार्जेस में दोषी पाए गए हैं, उन्हें फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। अब आर्गुमेंट में सुनिए। यस, दिस इज द ओनली वे टू एलिमिनेट सच एट्रोसिटीज ऑन वुमेन। बोला गया है कि केवल एक आर्गुमेंट है कि हाँ, केवल एकमात्र ये रास्ता है। नहीं यार, कैसे एकमात्र रास्ता हो जाएगा? क्या जितने भी रेप के पनिशमेंट हो रहे सबको फांसी पे आप चढ़ा देंगे तो क्या ये रेप करने लोग भूल जाएंगे? ये ऐसा तो किसी देश में नहीं हुआ है। हमारे देश में फांसी नहीं है, दूसरे देश में है। लेकिन तो ये एकमात्र रास्ता जो है, ये एकमात्र रास्ता, ये ओनली वे जब होता है तो समझ लीजिएगा कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं बन सकता है। ये स्ट्रांग नहीं बना इसके लिए। क्यों? क्योंकि एकमात्र रास्ता की बात कर रहा है, रास्ते तो बहुत सारे हैं। तो इसके लिए मैं नहीं मानता कि ये काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट है। और दूसरा आर्गुमेंट में आते हैं, नो दिस विल लीड टू मोर वायलेंस एज कल्प्रिट्स में इवन किल द रेप विक्टिम्स। बोलते हैं कि नहीं, अगर आप फांसी पे चढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि लोग बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाएंगे और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो रेपिस्ट को मतलब विक्टिम को मार देंगे। ये भी जो स्टेटमेंट है सही नहीं जाता है, क्योंकि वायलेंस बढ़ जाएगा। ये कहां का स्टेटमेंट हो गया? तो देखिए, जो मतलब आर्गुमेंट हो गया, तो ये दोनों आर्गुमेंट जो है ये सही नहीं जाता, ये उतने स्ट्रांग नहीं बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 नंबर में करेंगे नीदर वन और नॉर टू। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है स्टेटमेंट के नजरिए से। चलिए इसके एक बार और आप सुन लीजिए, फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। शुड ऑल द नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज, मतलब जो ऑफिस में जाके काम नहीं करते हैं, बड़े प्यार से याद आता है सरकारी एम्प्लॉय, शुड ऑल द नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय इन द पब्लिक सेक्टर बी कंपल्सरीली रिट्रेंच्ड फ्रॉम सर्विस? मतलब जो काम नहीं करते हैं सरकारी ऑफिस में, उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसके आर्गुमेंट क्या है? नो, नहीं, दिस विल गिव एन अनजस्ट हैंडल
to the management and they may use it indiscriminately. बोलता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या है कि तब मैनेजमेंट को एक रास्ता मिल जाएगा, जिसको चाहे वैसे उसको वो निकाल देगा। नहीं, क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लगता है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि ठीक है 100 केस में 1 केस, 2 केस, 3 केस हो सकता है, लेकिन इसके आधार पे ही आप ये नहीं कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ठुकरा नहीं दे सकते हैं। दूसरा है यस दिस विल हेल्प इंक्रीज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अरे ये स्टेटमेंट को बोला क्यों गया पहले तो आप समझिए। ये इसलिए बोला गया है कि सरकारी ऑफिस में लोग कामकाज नहीं करते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ्स के लिए बोला गया है। तो यस दिस विल हेल्प इंक्रीज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस विल बिकम प्रॉफिटेबल एस्टेब्लिशमेंट्स। ये कहीं तथ्य सत्य है, क्योंकि हम हर कोई मानता है कि अगर नौकरी खोने का डर है तो जो लोग काम नहीं करते हैं वो काम करना शुरू कर देंगे, और सरकारी दफ्तर में अगर काम करना शुरू कर देंगे तो वो दफ्तर जो घाटे में चल रहा था वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा जो आर्गुमेंट है वो 2 नंबर है, 1 नंबर तो कहीं खड़ा ही नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 नंबर पे करेंगे। देखिए बहुत ही स्वाभाविक ढंग से आप सोचिए और उसी दायरे में सोचिए जिस दायरे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको चीजें बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तो फिर इस 2 नंबर का हम क्या करेंगे, हम 2 को करेंगे, क्या कि जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये आर्गुमेंट है, वो काफी स्ट्रांग है। अब आइए हम तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। शुड देयर बी कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द मैन एंड द वुमेन बिफोर दे मैरी ईच अदर। कहने का मतलब है कि देखिए क्या मेडिकल एग्जामिनेशन को कंपल्सरी कर देना चाहिए जब 2 कपल मतलब 2 युवक और युवती जब शादी कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। तो बोलने कि शादी करने के पहले दोनों की मेडिकल एग्जामिनेशन, तो कहने का मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन करने की क्यों जरूरत हो गई, किसी को कोई गुप्त रोग है या नहीं इसको जानने के लिए, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, इसको दिमाग में रखिए। अब आर्गुमेंट क्या होता है, नो दिस इज एन इंट्रूजन टू द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। बोला कि ये एक सबकी अपनी गोपनीयता है, इसको बाहर लाना क्या कहते हैं सही नहीं होगा। देखो ये आर्गुमेंट जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है कि भैया किसी को गुप्त रोग है तो उस गुप्त रोग को खुद को भी तो उसको इलाज करना है ना। क्या है कि उस गुप्त रोग से वो छुटकारा पा सके, तो उसकी प्राइवेसी करके आप उसके गुप्त रोग उसके पास रह जाएं और वो आगे के जनरेशन में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये कहीं सही आर्गुमेंट नहीं होता है इसमें। तो ये तो जाता ही नहीं है। दूसरा, यस दिस विल substantially reduce the risk of giving birth to children with serious ailments। ये सही है, बोलता है कि हां इससे क्या होगा कि जो संतान पैदा होंगे वो संतान जो है किसी सीरियस रोग से उन्हें मुक्ति मिलेगी, क्या है कि पहले ही हम जान चुके होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है इसका सेंस है और ये स्ट्रांगली है, क्योंकि स्टेटमेंट जो रखा गया था उसका क्या जरूरत था, उसका जरूरत इसीलिए है स्टेटमेंट का कि जो ये स्टेटमेंट रख रहा है उसका यही सोच है कि अगर युवक और युवती दोनों का मेडिकल चेकअप हो जाता है तो उनके रोग का पता चल जाएगा, जिससे जो उनसे आने वाले संतान जो हैं वो संतान जो है वो किसी अनचाहे रोग से वो पैदा नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें जो है 3 नंबर में जो है स्टेटमेंट 2 जो है वो काफी स्ट्रांग है। Come to the 4th statement. Should all the drugs patented and manufactured in Western countries to be first tried out on sample basis before giving license for sale to general public in India? क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी मेडिसिन बने हैं
जो पेटेंट किए गए हैं वो पहले हमारे देश में सैंपल बेसिस पे इसका ये होना चाहिए, इसका ट्रायल होना चाहिए, फिर उसे जनरल पब्लिक के लिए बेचने के लिए लाइसेंस देना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है, यह स्टेटमेंट इसलिए बोला है कि देखिए इंसान पे जब दवा पेटेंट हुआ है तो इंसान पे तो वो तो पहला तो ट्रायल हो चुका है कि इंसान के लिए कोई क्षति नहीं करता है, लेकिन मैटर आ जाता है डोजेस की कि अब अगर एक यूरोपियन जो है वो 7 फीट लंबा है, 6.5 फीट लंबा है, हमारे जो एवरेज है वो 5 फीट 4 इंच से 5.5 फीट है, तो नेचुरली दोनों के बॉडी के वेट और बॉडी की लेंथ और इसमें अंतर होता है, तो डोजेस में भी अंतर हो सकता है। वहां का क्लाइमेट कुछ अलग है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग है, तो इसके लिए इस स्टेटमेंट के कहीं एक सेंस तो बनता ही है। ये जानने की कोशिश कर रहा है इस स्टेटमेंट के द्वारा कि हमारे देश के चूंकि लोगों का कद छोटा है, वेदर कुछ अलग होते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के वो दवा तो काम में आएंगे, लेकिन इसकी डोजेस क्या है ये जानना जरूरी है। ये जानने के बाद ही उस मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस देना चाहिए कि हमारे देश में सेल करे। अब आर्गुमेंट्स में देखते हैं। यस, मेनी सच ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोजेज एंड ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन एंड हेंस इट इज नेसेसरी। ये एकदम सही सोच है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो स्टेटमेंट डाला हुआ था उसने, तो ये एकदम सही सोच है। नो, दिस इज नॉट जस्ट फिजिबल एंड हेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। देखो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बोला है कि ये फिजिबल नहीं है और इसलिए इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? यह हजारों के साथ में तो पेटेंट्स नहीं आ रहे हैं, पेटेंट्स आ रहे हैं बहुत कम मेडिसिन के आ रहे हैं, तो फिर क्या है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। ये जो स्टेटमेंट, ये जो आर्गुमेंट है, ये स्टेटमेंट के आधार पे होल्ड होता ही नहीं है। तो जिसके लिए हम बोलेंगे कि जो इसमें जो है आर्गुमेंट 1 जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आइए अब 5th पे आते हैं। शुड ऑल द फॉरेन बैंक इमीडिएटली बी आस्क्ड टू क्लोज डाउन द ऑपरेशन इन इंडिया। एक स्टेटमेंट आया है, पूछा गया है क्या जितने भी फॉरेन बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उसे रातों रात उनके कार्य को बंद करने के लिए बोला जाना चाहिए? क्यों बोला जाना चाहिए? स्टेटमेंट में मुझे भी समझ में नहीं आया कि स्टेटमेंट क्यों दिया गया। चलिए आर्गुमेंट्स देखते हैं। नो, दिस विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। हम भी जानते हैं कि फॉरेन बैंक बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमारे इंडियन इकोनॉमी इन फॉरेन बैंक पे आधारित नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अपने बैंक हैं। तो नेचुरली ये जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को एकदम माने क्या कहते हैं बदहाल में कर देगा, ये कोई सेंस नहीं बनता इस आर्गुमेंट से। तो ये मेरे को कहीं पे स्ट्रांग लगता ही नहीं है। दूसरा है, यस दिस इज द ओनली वे। देखिए जब भी आर्गुमेंट में ओनली वे होता है तो वो आर्गुमेंट को स्ट्रांग नहीं बनाता है, उस आर्गुमेंट को वीक बना देता है। पहले भी आप केस में देख चुके हैं। तो यस दिस इज द ओनली वे टू मेक द इंडियन बैंक सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। क्या बात हो गई भाई, आप इंडियन बैंक जो घाटे में चल रही है उसको प्रॉस्पर करने के लिए आप बोलते हो कि फॉरेन बैंक को बंद कर दिया जाए। ये कहीं तो ये तो आर्गुमेंट सही नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने पूछा है क्या बंद कर देना चाहिए। उन्हें कहीं नहीं बोला है कि इसको बंद कर देने से आपके इंडियन इकोनॉमी सुधर जाएगी, इंडियन बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो इसमें देखिए कि ना तो आर्गुमेंट 1 वो खड़ा हो रहा है, स्ट्रांग है, और आर्गुमेंट 2 तो दिस इज द ओनली है ओनली वे टू मेक द इंडियन बैंक्स। ये ओनली वे जब आ जाता है तो हमने पहले ही बोला है कि आर्गुमेंट को स्ट्रांग नहीं बनाता है, आर्गुमेंट को वीक बना देता है। तो ऐसे केसेस में हम 5 नंबर पे हम क्या बोलेंगे कि हम नीडर न तो आर्गुमेंट 1 सही है न तो आर्गुमेंट 2 सही है। तो इसके लिए हम किस पे मानेंगे? 4th पे हम मानेंगे। अब आइए 7th नंबर स्टेटमेंट में। Should the state government be allowed to retain major shares of the central taxes collected in the respective states? जरा ध्यान दीजिए, यहां क्या बोला है? स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस को जो स्टेट में है, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है, वो उसमें से मैक्सिमम पोर्शन को रखना चाहिए
ये पूछा हुआ है। ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा है कि शुड द स्टेट गवर्नमेंट बी अलाउड टू रिटेन मेजर शेयर्स ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस कलेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट। उस राज्य के द्वारा जो सेंट्रल टैक्सेस केंद्र सरकार के होकर जो उसने टैक्सेस को कलेक्ट किया हुआ है उसे अपने पास मैक्सिमम रख के बाद बाकी थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देना चाह दीजिए। पहला यहां पे ध्यान है कि ये हमारा नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, इस बात को लिखिए। तो फिर ये स्टेटमेंट जो है हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके उल्टा में जाने की बात कर रहा है, तो इसके आर्गुमेंट को भी बहुत अच्छी तरह देखना होगा। पहला आर्गुमेंट, नो द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिसीव द मेजर शेयर एज मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए तो होता ही नहीं है। समझ लीजिए, वो बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो होता ही नहीं है। होता ही जब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिसीव द मेजर शेयर, अब क्यों रखना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सके। देखो पहला जो मैंने इसमें स्टेटमेंट में क्या था कि ये होता नहीं है, तो चूंकि ये होता नहीं है इसके लिए ये जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रांग होता ही नहीं है, ये आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं हो रहा है। अब दूसरे में आते हैं, यस मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। अब देखो फिर दूसरा भी हमारा गलत हो गया, पहला तो स्ट्रांग हुआ ही नहीं, दूसरा भी स्ट्रांग नहीं हुआ। क्यों? चूंकि हम इस चीज को हम नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये जो आर्गुमेंट है कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है इसके लिए होना चाहिए, ये होल्ड होता ही नहीं है, ये आर्गुमेंट स्ट्रांग हो ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में क्या है कि दोनों आपके आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग नहीं हुए। अब जरा ध्यान देंगे, जब भी कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आता है जिसको पे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसे हमारी संविधान या हम नहीं मानते हैं, तो उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसको जरा बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कुछ को नहीं कर रहे हैं तो उसके आर्गुमेंट्स मोस्ट केसेस में होता है वो आपका जो होता है नाइदर वाला केस में हो जाता है। तो फिर इसमें भी जो है दोनों पॉइंट्स जो हैं वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। अब आइए 7th नंबर स्टेटमेंट में, should the state government be allowed to retain major shares of the central taxes collected in the respective states। जरा ध्यान दीजिए, यहां क्या बोला है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस को जो स्टेट में है, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है, वो उसमें से मैक्सिमम पोर्शन को रखना चाहिए, ये पूछा हुआ है। ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा है कि शुड द स्टेट गवर्नमेंट बी अलाउड to retain major shares of the central taxes collected by the respective state। उस राज्य के द्वारा जो सेंट्रल टैक्सेस केंद्र सरकार के होकर जो उसने टैक्सेस को कलेक्ट किया हुआ है उसे अपने पास मैक्सिमम रख के बाद बाकी थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देना चाह दीजिए। पहला यहां पे ध्यान है कि ये हमारा नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, इस बात को लिखिए। तो फिर ये स्टेटमेंट जो है हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके उल्टा में जाने की बात कर रहा है, तो इसके आर्गुमेंट को भी बहुत अच्छी तरह देखना होगा। पहला आर्गुमेंट, नो द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिसीव द मेजर शेयर एज मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए तो होता ही नहीं है। समझ लीजिए, वो बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो होता ही नहीं है। होता ही जब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिसीव द मेजर शेयर, अब क्यों रखना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सके। देखो पहला जो मैंने इसमें स्टेटमेंट में क्या था कि ये होता नहीं है, तो चूंकि ये होता नहीं है इसके लिए ये जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रांग होता ही नहीं है, ये आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं हो रहा है। अब दूसरे में आते हैं, यस मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर शॉर्ट ऑफ फंड्स।
अब देखो फिर दूसरा भी हमारा गलत हो गया, पहला तो स्ट्रांग हुआ ही नहीं, दूसरा भी स्ट्रांग नहीं हुआ। क्यों? चूंकि हम इस चीज को हम नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये जो आर्गुमेंट है कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, इसके लिए होना चाहिए, ये होल्ड होता ही नहीं है, ये आर्गुमेंट स्ट्रांग हो ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में क्या है कि दोनों आपके आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग नहीं हुए। अब जरा ध्यान देंगे, जब भी कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आता है जिसको पे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसे हमारी संविधान या हम नहीं मानते हैं, तो उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसको जरा बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कुछ को नहीं कर रहे हैं तो उसके आर्गुमेंट्स मोस्ट केसेस में होता है वो आपका जो होता है नाइदर वाला केस में हो जाता है। तो फिर इसमें भी जो है दोनों पॉइंट्स जो हैं वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। अब आइए 8th नंबर स्टेटमेंट को देखते हैं। शुड ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बी इमीडिएटली मर्ज्ड विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स? फिर मैं वही बात बोलूंगा, यहां बोला क्या है कि क्या जितने भी प्राइवेट बैंक हैं सबको सरकारी बैंक के साथ मर्ज कर देना चाहिए? देखो ये होता नहीं है, ये हुआ नहीं है। तो जो होता नहीं है वो हुआ नहीं है, उसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट डाला गया है, पूछा गया है। तो इसके लिए हमें फिर से वही सावधानी बरतनी होगी। फिर अगर बोलता है यस दिस विल सेफगार्ड, सॉरी आर्गुमेंट है नो द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर प्रॉफिट मेकिंग एंटाइटीज एंड हेंस दे शुड नॉट बी मर्ज्ड। बोला क्या है कि भैया प्राइवेट बैंक प्रॉफिट कर रहा है, इसलिए हमारे जो बैंक घाटे में चल रहे हैं उसके साथ मार्ज करने की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन हम तो करते ही नहीं है, हम करते नहीं है, हम प्राइवेट बैंक को इसके साथ मर्ज नहीं करवाने की कहीं से बात ही नहीं आती है। तो हमारी जो प्राइवेट बैंक फायदा कर रही है वो भी स्टेटमेंट में कहीं नहीं रखा गया है। क्योंकि प्राइवेट बैंक फायदा कर रही है, पब्लिक बैंक घाटा में चल रही है, तो उसके चूकिए से जुड़ा हुआ कहीं स्टेटमेंट में हमें नहीं दिखता है। और एक वैसी स्टेटमेंट है जिसे हम मानते ही नहीं है, तो वहां पे तो नंबर 1 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, आर्गुमेंट 1 तो खड़ा ही नहीं होता है। यस दिस विल सेफगार्ड द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ द कस्टमर्स एंड देयर इंटरेस्ट विल बी सिक्योर्ड। ये भी बात कैसे क्या हो गई भाई? कहीं पर भी हमारे स्टेटमेंट में ये नहीं बता रहा है कि भैया प्राइवेट बैंक के हाथ में जो पैसा है वो पैसा खतरनाक हो चुका है, प्राइवेट बैंक ले भागू हो सकते हैं, वो पैसे को डुबो दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हम इस आर्गुमेंट को भी कैसे मान लें? तो देखो, जो भी फिर से बोलता हूं, जो वैसा कोई स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट को हम ऐसे इंडियंस मानते नहीं है, हमारी सरकार नहीं मानती है, वैसे केस में क्या होता है, उसके फॉर में भी जो आर्गुमेंट होता है और अगेंस्ट में भी जो आर्गुमेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। तो नेचुरल इसमें भी मेरे को 4 में करना होगा कि ना तो 1 नंबर आर्गुमेंट स्ट्रांग है, ना तो 2 नंबर आर्गुमेंट स्ट्रांग है। अब आइए 9th स्टेटमेंट में। शुड द इंचार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन द कंट्री बी ट्रांसफर्ड एवरी 2 years? बोल क्या रहा है, जितने भी थाना हैं, हमारे पुलिस स्टेशन है हमारे देश में, सबके इंचार्ज को 2 साल के बाद आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो हमने पहले बोला है कि ये हम करते हैं नहीं करते हैं। हमारी सरकार इस बात को अलाउ नहीं करती है कि हर हाल में 2 साल में सारे पुलिस स्टेशन के प्रमुख को जो है, इंचार्ज को है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये हम नहीं करते, इस बात को पहले ध्यान रखना क्या कि हम ऐसा नहीं करते हैं। अब जरा आर्गुमेंट्स को देखिए। नो दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स एंड ऑल्सो विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पुलिस ऑफिसर। अब इसका आर्गुमेंट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, यहां तक कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी होगा। अरे भैया, इस आर्गुमेंट की जरूरी का है, हम तो ये करते ही नहीं है, हम ये करते ही नहीं है, इसलिए आर्गुमेंट तो खड़ी नहीं होती है, स्ट्रांग ही नहीं हो पा रही है। दूसरा क्या है, यस दिस इज द ओनली वे टू इरेडिकेट द नेक्सस बिटवीन पुलिस ऑफिसर्स एंड द एंटी सोशल एलिमेंट्स।
फिर वही आ गया वनली वे, केवल एकमात्र रास्ता। हम जानते हैं कि वनली वे जो आता है केवल एकमात्र रास्ता, अगर किसी एजम्पशन में आ जाता है, उस एजम्पशन को स्ट्रांग नहीं वीक बना देता है। तो नेचुरली क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है, ये जो तर्क दिया गया है, ये भी अपने आप में केवल एकमात्र रास्ता बोल दिया, तो वो क्या है, कुछ स्ट्रांग हो ही नहीं पाया। कहीं भी स्ट्रांग होने की कोई उम्मीद थी तो वनली वे करके उस स्टेटमेंट को हमने नरम बना दिया, कठोर की जगह, स्ट्रांग की जगह हमने दुर्बल बना दिया उसे। तो नेचुरली इसमें भी, इस 9th स्टेटमेंट में भी जो है, इसके जो आर्गुमेंट्स हैं, ना तो 1 नंबर खड़े उतरते हैं स्ट्रांग है, ना तो 2 नंबर स्ट्रांग है, इसलिए हम 4 नंबर पे हम टिक करेंगे। अब जरा इस 10th नंबर स्टेटमेंट को देखें। देखिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये अभी के विचारधारा में इसकी आंसर 1 होगा, और 2004 के विचारधारा में इसकी आंसर दूसरा होगा। देखिए 2004 में जो था, गवर्नमेंट ऑयल प्राइस को फिक्स करती थी, पेट्रोलियम के पदार्थ को। किसी भी कंपनीज का कोई अधिकार नहीं था, जो इंडियन ऑयल हो चाहे भारत पेट्रोलियम हो, कि वो अपने प्राइस टैगिंग कर सकें। ये 2004 की घटना है। क्या है कि 11 नंबर को हम फिर से करेंगे, करने के बाद तो हम देखेंगे कि ये कैसे स्टेटमेंट से ही और सिचुएशन से चेंज हो जाता है। तो पहले देखिए इसको, ये स्टेटमेंट दिया गया, शुड द ऑयल कंपनीज बी अलाउड टू फिक्स द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। तो यह सवाल पूछा गया है कि क्या तेल कंपनियों को अपनी प्रोडक्ट का कीमत मार्केट कंडीशन के अनुसार फिक्स करने का अधिकार देना चाहिए। अब देखिए ये जो बात हुई, ये 2004 में हो रही थी, ये 2004 की सवाल है। तो इसमें उस वक्त क्या था, उस वक्त जो सरकार जो था इस बात को नहीं मानती थी। मैं फिर से बोलता हूं, उस वक्त वो सरकार इस बात को नहीं मानती थी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, यस दिस इज द ओनली वे टू मेक द ऑयल कंपनीज कमर्शियली वायबल। अरे आर्गुमेंट्स में फिर ओनली वे, एकमात्र रास्ता। अरे भैया एकमात्र रास्ता कैसे हो सकता है? तो 1 नंबर तो आपका स्ट्रांग नहीं हुआ। दूसरा, नो, दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एंड विल कॉज ए लॉट ऑफ हार्डशिप टू द मासेस। अब देखो ये स्टेटमेंट, अगर आप इसके बाद 11 नंबर का वो भी एग्जाम में आया हुआ है। अब बड़ी विचित्र बात है, चूंकि हम उस वक्त जो मानते थे कि कॉमन पब्लिक को एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा कि अगर ऑयल प्राइस को हम कंपनीज को फिक्स करने दें, तो ये बात जो है, ये आर्गुमेंट उस वक्त के लिए स्ट्रांग था। 2004 के लिए सरकार तेल के प्राइस को फिक्स करने का अधिकार जो है पेट्रोलियम कंपनीज को नहीं दी हुई थी। उसके पीछे उनका आर्गुमेंट यही था कि अगर वो तेल की प्राइस फिक्स करेंगे तो ये एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, इसकी दाम बढ़ जाएगी, तो गरीब जनता इससे प्रभावित होगी। तो नेचुरली इस केस में 2 नंबर का स्टेटमेंट जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। जबकि हम इसके बाद ही जो है एक सवाल पे हम पढ़ेंगे, जो हम इसके 2009 की घटना है, तो उसमें देखेंगे ये सोच कैसे चेंज हो जाता है। तो हम ये 2004 के पर्सपेक्टिव में हम क्या करेंगे कि हम इसे 2 नंबर को स्ट्रांग बोलेंगे। लेकिन एक बात है, ये अगर आज ये सवाल आता है तो आज की सरकार क्या मानती है? आज की सरकार ने उसे प्राइस को फिक्स करने का अधिकार जो है वो ऑयल कंपनीज को दे चुकी है, तो हम ये मानने लगे हैं। तो वैसे केस में क्या होगा, देखो 1 नंबर आर्गुमेंट और 2 नंबर आर्गुमेंट दोनों कोई स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन ये चूंकि 2004 के साल में था, जिस वक्त ऑयल के प्राइस को फिक्स करने का अधिकार इस कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को या पेट्रोलियम कंपनीज को नहीं दिया हुआ था, उस क्षेत्र में उसका मानना भी था कि 2 नंबर का पॉइंट इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो ये क्या अवस्था के अनुसार भी इसमें चेंजेस आते हैं, इस चीज को जरूर आप अपने ध्यान में रखेंगे।
अब जरा इस सवाल को देखें, ये सवाल 2009 के मार्च महीने में आया हुआ था। स्टेटमेंट था, शुड द गवर्नमेंट डीरेगुलेट द रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड कुकिंग गैस एंड अलाउ द प्राइसेस टू बी ड्रिवन बाय मार्केट कंडीशन। एक सवाल था, क्या कि ये प्राइस को जो सरकार जो रेगुलेट करती है कि इसको एसेंशियल कमोडिटी मान के कि इसको इतने साल तक इनके प्राइस के ऊपर सरकार होल्ड करती थी, अब क्या सरकार इन कंपनियों को, ऑयल कंपनीज को छुट्टा छोड़ दे कि वो अपनी प्राइस जो है अपने तरीके से कर सके। देखिए 2009 में था, 2009 में डीरेगुलेशन की बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी, कुछ कुछ सुविधाएं भी दी गई थी, तो नेचुरली उस वक्त का ये सोच चल रहा था। जो अभी हमने 10 नंबर में जब 2004 की बात थी तब हम इसे नहीं मानते थे, अब 2009 में हम क्या है इसे मानने लगे हैं। तो क्या होता है, यस दिस विल लार्जली हेल्प द ऑयल कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट कंपीटिटिव प्राइस। हाँ, तो बोलता है कि देखो इससे क्या होगा कि ऑयल कंपनीज को अपने चीज की जो है प्रतियोगिता मूलक दाम, मतलब ज्यादा लाभ भी नहीं ले सकेंगे और एक कंपीटिटिव प्राइस में वो बेच पाएंगे। दूसरा, नो द जनरल पब्लिक कैन नॉट अफोर्ड मार्केट ड्रिवन प्राइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। एक दूसरा आर्गुमेंट बोलता है कि नहीं, जनरल पब्लिक उससे कुछ खरीद भी नहीं कर सकती है। ये देखिए, ये 2004 में ये सही होता, यही स्ट्रांग स्टेटमेंट होता, लेकिन अभी के बात में कि हम नहीं मान रहे हैं इस बात को। हम बोले चलो भाई पैसा तो बढ़ जाएगा, थोड़ा दाम बढ़ जाएगा, लेकिन कॉमन पब्लिक इसको सह लेगा। तो यहां पे ये स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं बना। पहला स्टेटमेंट स्ट्रांग बना कि जो ऑयल कंपनी जो कंपीटिटिव प्राइस में बेचने के बाद उनकी जो खास्ता हाल है वो कहीं सुधर जाएगी। और तीसरा, यस गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडाइजिंग दिस प्रोडक्ट्स एंड चैनलाइज द मनी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और इसमें भी बोला गया हाँ, सरकार को जो अपना पैसा है वो ये सब्सिडी देने में खर्चा नहीं करके डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाना चाहिए। तो ये आज के दिन का सोच है, इसके लिए ये 3 नंबर भी जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या स्ट्रांग बन गया। तो देखिए ये अवस्था के हिसाब से इसके लिए मैंने 11 नंबर को करके आपको दिखाया, क्योंकि आगे से है कि हम क्वेश्चन को खाली पढ़ेंगे, आंसर आपको देना होगा। तो फिर हम इसमें हमने देखा क्या, 1 नंबर और 3 नंबर ये स्ट्रांग हुआ। लेकिन यही चीज अगर 2004 में पूछा जाता, जब हम बिलीव करते कि नहीं भैया एसेंशियल कमोडिटीज का है, तो फिर आप देखते कि इसमें 2 नंबर स्ट्रांग होता। तो आप समझ रहे हैं ये कंफ्यूजन वाली कुछ बात नहीं है। और प्लीज इसमें कुछ वैसे शब्दों को मत ढूंढने की कोशिश कीजिए जो अलग अलग उसमें दिखाया जाता है कि इसके बनिस्पत आप कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे सोच के अवस्था के साथ जाता हुआ है। तो जिसके लिए इसमें यहां पे जो है 1 नंबर और 3 नंबर जो है वो सही आकलन होगा। अब देखिए 12 से 20 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के हर क्वेश्चंस को केवल मैं हिंदी में अर्थ बोलूंगा और आपको जो है खुद सोचना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। फिर लास्ट में जो है ये 12 से लेके 20 नंबर को मैं फिर से समझाऊंगा भी कि ये अगर आपके आंसर और मेरे आंसर डिफर हुए हैं तो मैं लॉजिक्स पहले ही वहां पे डाल देता हूं कि सो दैट कि आप समझ जाएंगे। तो ये क्या है कि आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन आप गलती करते हैं तो लॉजिक्स क्यों खड़ा हो रहा है, लॉजिक्स क्या सपोर्ट कर रहा है, इस बात को समझने में आपको एक मौका मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू होते हैं 12 नंबर से 20 नंबर तक। 12 नंबर से 20 नंबर तक फिर मैं रिपीट करता हूं, इसके केवल मैं जो लिखा हुआ है, जो हिंदी छात्र हैं बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए क्या है कि मैं हिंदी में इसको बोल देता हूं, बाद बाकी उसको सुनते हुए देखते हुए डिसीजंस आपको लेना है, आपको इसका सही आंसर ढूंढ के निकालना है। अगर फिर आपको मेरे आंसर के साथ मिलाना है और अगर उसमें कहीं नहीं मिलता है तो फिर पीछे लॉजिक भी दिया हुआ है, उस लॉजिक के अनुसार आपको सुन के फिर से आप अपने करेक्शंस को कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपने गलतियां कहां किया था। बारह नंबर का स्टेटमेंट है, शुड द गवर्नमेंट टेक ओवर ऑल द प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनीज अक्रॉस द कंट्री।
पूछ रहा है कि क्या सरकार सारे जो प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे बस हो, सबको टेक ओवर कर लेना चाहिए इस देश में? आर्गुमेंट है, यस दिस शुड बी डन एज द गवर्नमेंट रन्स द रेलवे। हाँ, ऐसा करना चाहिए क्योंकि सरकार तो रेल भी चलाती है सारा कुछ अपने में लेके। दूसरा आर्गुमेंट है, नो गवर्नमेंट डज नॉट हैव एक्सपर्टाइज टू हैंडल सच ऑपरेशंस। नहीं, सरकार को उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है कि इन सारे इतने बड़े चीज को वो हैंडल कर सके। तीसरा, यस दिस वे जनरल पब्लिक कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज। बोल रहा है कि इससे क्या होगा कि आपका जो है सारे जो आपके ट्रांसपोर्ट कंपनीज के, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो क्लचेस है, उससे आप चीजों को बाहर निकाल पाएंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट है और आर्गुमेंट है। अब आप खुद सोचें कि क्या होगा। अब 13 नंबर पे आते हैं। देखिए क्या बोला है, शुड द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया लाइक आईटीज एंड आईआईएमएस आर मेड टोटली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या पूछ रहा है कि आईआईटी और आईआईएमएस जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, ये सारे को जो ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट है। आर्गुमेंट है, हाँ ऐसा करना चाहिए। यस सच इंस्टीट्यूट इन द डेवलप्ड कंट्रीज आर रन बाय द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। क्योंकि विदेशों में भी जो ये है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये प्राइवेट संस्थाएं ही इस एजुकेशन को चलाती है। दूसरा आर्गुमेंट है, नहीं, नो गवर्नमेंट नीड्स टू रेगुलेट फंक्शंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्र के हित के लिए क्या है, सरकार को अपना हाथ, अपना पैर इन इंस्टीट्यूट के अंदर में रखना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है, नो दिस इंस्टीट्यूट आर नॉट कैपेबल टू टेक पॉलिसी डिसीजंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। और एक बार और ना बोला गया, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है वो सही डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो अब इसका आपकी बारी है, आपको ये सोचना है कि आप कहां टिक मारेंगे। नहीं तो फिर पीछे जो आपका हमने इसके बारे में आपको बताया है क्या है कि सही है और क्यों सही है। अब आइए 14 नंबर पे, शुड द पार्लियामेंट इलेक्शंस इन इंडिया बी हेल्ड ऑन ए सिंगल डे थ्रू आउट द कंट्री। एक स्टेटमेंट दिया, क्या
हिंदुस्तान में जो एमपी इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, एक ही दिन में कर देना चाहिए, सारे जगह पे एक दिन में इलेक्शन कर देना चाहिए। इसके आर्गुमेंट में क्या बोला गया है? यस, हाँ, दिस इज द ओनली वे टू हैंडल सच इलेक्शन। ये एकमात्र रास्ता है इस तरह के इलेक्शन को हैंडल करने का। दूसरा है, दिस विल हेल्प द कमीशन टू कंसेंट्रेट ऑन ए सिंगल डे फॉर द इलेक्शन रिलेटेड इशू। अब बोलता है जो इसके जो इलेक्शन कमीशन है, इनको भैया एक ही दिन में कंसेंट्रेट करके सारे काम को एक दिन में कर लेंगे। तीसरा है, नो, सम अदर कंट्रीज होल्ड सच इलेक्शन स्प्रेड ओवर सेवरल डेज। दूसरी कुछ कंट्रियां हैं जो इस इलेक्शन को कुछ दिनों में करती हैं, ऐसी रीति चालू है दूसरे देशों में भी। तो आप सोचें इसमें सही क्या है, और अगर आप गलत करेंगे तो फिर आप पीछे जो है इसके जो आर्गुमेंट्स के लिए कौन सा गलत है कौन सही है, इसके लिए मैंने भी डिस्कशंस किए हैं। अगर आपका गलत होता है तो जरूर सुन लेंगे। अब 15 नंबर पे आते हैं। शुड देयर बी ए कॉमन पे स्ट्रक्चर ऑन द सेंट्रल एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द कंट्री। स्टेटमेंट क्या बोला है? क्या ऐसा होना चाहिए कि एक ही कॉमन पे स्ट्रक्चर हो सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर एक सरीका होना चाहिए। आर्गुमेंट में बोला जाता है, एक नंबर, नो, ईच स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव द फ्रीडम टू डिसाइड द पे स्ट्रक्चर ऑफ देयर एम्प्लॉय। बोलता है कि नहीं, सारे राज्य सरकार को, प्रत्येक राज्य सरकार को यह फ्रीडम होना चाहिए वो अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए क्या वेतन दे। दूसरा बोलता है, नो, द वर्कलोड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिफर एंड हेंस देयर शुड बी डिफरेंट पे स्ट्रक्चर। बोलता है कि राज्य सरकार की कर्मचारियों को और केंद्र सरकार की कर्मचारियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अलग अलग होता है, तो इसके लिए जो है इनकी क्या कहते हैं, सैलरी भी अलग होना चाहिए। और थर्ड है, यस, ऑल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड हेंस दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली irrespective of their working with central or only state government। तीसरा बोलता है कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि चाहे चाहे वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हों या कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, इसके लिए उनका वेतनमान एक ही होना चाहिए। अब आप खुद सोचें कि इसमें आप कहां टिक करेंगे।
आइए अब 16 स्टेटमेंट को देखते हैं। शुड द गवर्नमेंट स्टॉप प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन केरोसिन विद इमीडिएट इफेक्ट? क्या सरकार को जो अभी जो केरोसिन के ऊपर सब्सिडी दिया जा रहा है उसे इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद कर देना चाहिए? तो उसका जो है आर्गुमेंट है, यस, दिस विल हेल्प गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स ह्यूज फिस्कल डेफिसिट। हाँ, ऐसा कर देना चाहिए क्योंकि सरकार की जो बहुत बड़ी क्षति हो रही है इसके लिए। और दूसरा है, नो, द पुअर पीपल विल नॉट बी एबल टू बाय केरोसिन एट मार्केट प्राइस फॉर देयर डेली नीड्स। जो गरीब जो हैं वो आपके जो क्या कहते हैं मार्केट प्राइस पर इसे खरीद नहीं पाएंगे, तो जिसके लिए इसे डेली नीड्स में ये नहीं होना चाहिए। अब आइए स्टेटमेंट 17 को देखते हैं। शुड द गवर्नमेंट सब्सटेंशियली इंक्रीज द वाटर टैक्स टू द फार्मर्स फॉर द फील्ड्स विच आर सप्लाइड विथ वाटर फॉर इरिगेशन? स्टेटमेंट में बोल रहा है कि क्या सरकार को ये जो पानी जो वाटर टैक्स जो है वो किसानों पे काफी बढ़ा देना चाहिए कि जो किसान उस पानी से अपने खेत की सिंचाई करते हैं। अब आर्गुमेंट में पहला बोला गया नो, नहीं। क्यों? द फार्मर्स आर even otherwise hard passed to meet their expenditure for cultivation their lands। बोला कि ऐसे ही किसान जो है पैसे इतने खर्च इतने बढ़ गए हैं कि वो काफी ज्यादा कर्ज में और अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मुश्किलातों में है, तो ये नहीं बढ़ाना चाहिए। और दूसरा है यस, हाँ बढ़ाना चाहिए। द रिच फार्मर्स मेक्स ह्यूज प्रॉफिट एज द वाटर टैक्स फॉर इरिगेशन इज कंसिडरेबली लोअर। बोलता है कि नहीं, जो टैक्स तो है, अभी क्या है कि धनी किसान इतना ज्यादा लाभ कर रहे हैं तो उनके लिए टैक्स तो जरूर बढ़ाना चाहिए। तो आप ही सोच लें क्या होना चाहिए। अब आते हैं स्टेटमेंट 18 पे। शुड ऑल दोज हु आर अराइविंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, एंड आर सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेज, और जिनके पास वैसे डिजीज छुआछूत की बीमारी है, बी सेंट बैक टू द कंट्रीज विच दे केम फ्रॉम, उन्हें उसी देश में भेज देना चाहिए जहां से वो आए हैं। अब इसके आर्गुमेंट है 1 नंबर, यस, हाँ,
दिस इज द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये छुआछूत की बीमारी को रोकने का एकमात्र रास्ता है। दूसरा, नो, नहीं, दिस इज नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं है। अब आप खुद सोचें, आप टिक कहां मारेंगे, फिर गलती होगा तो फिर आप कंक्लूजन भी मेरी भी सुन लें कि सही क्या होना चाहिए। अब हम आ, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट नंबर 19 में जा रहे हैं। शुड ऑल दो सेकेंडरी स्कूल्स फ्रॉम विच लेस देन 50% स्टूडेंट्स पास द एसएससी एग्जामिनेशन बी क्लोज डाउन। बोलता क्या है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो है, जिस स्कूलों में 50% से कम छात्र पास किए हैं उसे बंद कर देना चाहिए। एक स्टेटमेंट आया हुआ है। आर्गुमेंट है नो, नहीं, instead these schools should be advised to take corrective measures to improve the pass percentage। नहीं, बल्कि उनको पास एक मैसेज जाना चाहिए कि हर हाल में वो 50% से ऊपर की रिजल्ट अपने स्कूल के लिए बनाए। और सेकंड है कि यस, ये होना चाहिए, दिस विल डिलीवर ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल द सेकेंडरी स्कूल्स। तो जितने भी माध्यमिक स्कूल है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप खुद सोच लें। अब जरा स्टेटमेंट 20 नंबर को देखें। शुड देयर बी ए टोटल बैन ऑन गिविंग न्यू लाइसेंस टू ओपन लिकर शॉप थ्रू आउट द कंट्री। क्या ऐसा होना चाहिए कि टोटल प्रतिबंध होना चाहिए कि किसी भी नए दुकान को शराब बेचने की लाइसेंस नहीं दी जानी चाहिए। तो एक नंबर में बोलता है यस, हां, दिस विल हेल्प डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इन फ्यूचर। बोलता है भविष्य में जो इससे जो है अल्कोहल की कंजम्पशन कम होगी, ये एक संभावना पैदा होता है। दूसरा, नो, द गवर्नमेंट विल अर्न, कहां गया, सॉरी, नो, द गवर्नमेंट विल अर्न एडिशनल टैक्सेस बाय वे ऑफ गिविंग न्यू लाइसेंस एंड दिस इज विल इंक्रीज द सेल ऑफ लिकर। और दूसरा बोलता है कि नहीं, अगर ये लाइसेंस देने की, अलग नई लाइसेंस देने को होते सरकार को, उससे भी आय होगी और लिकर ज्यादा बिकने से सरकार को उससे भी प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप खुद सोच लें।
आइए अब 12 नंबर से 20 नंबर से एक एक करके मैं भी अपने आर्गुमेंट्स को देता हूं और उस आर्गुमेंट्स के नजरिए से आप सोचें कि आपने तो जो किया होगा आंसर्स को नोट कर लिया होगा। अब आप खुद देखें कि आप सही हैं या गलत हैं, और गलत हैं तो क्यों गलत हैं। तो चलिए हम शुरू होते हैं। नेक्स्ट से 12 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं 20 नंबर तक। तो फिर आपकी सोच जो है, अगर कहीं गलत हुआ है तो सोच कैसे जानी चाहिए थी, उस बारे में आप सजग हो जाएंगे और भविष्य में ऐसी गलतियां शायद नहीं करेंगे। अब आइए 12 नंबर पे फिर से हम आते हैं। स्टेटमेंट में बोला गया था कि सरकार को जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट है अपने पास रख लेना चाहिए। अब सवाल है, क्या आज की डेट में सरकार ने सारे टैक्सी को रख लिया अपने पास, सारे बसेस को रख लिया? नहीं लिया है ना। तो यह घटना देखो नहीं घटा हुआ है। इसके ऊपर से अब हमें एजम्पशन पे सोचना है आर्गुमेंट्स में। यस दिस शुड बी डन एज द गवर्नमेंट रन्स द रेलवे, ये कोई तो तर्क हुआ नहीं, ये तो इससे कोई चीजें होल्ड होता ही नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग केस बना ही नहीं। नो गवर्नमेंट डज नॉट हैव एक्सपर्टाइज, तो ये कहीं बोला ही नहीं गया है, क्योंकि ये हो नहीं रहा है, सरकार ने नहीं किया है, तो फिर अब 2 नंबर का भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है केसेस। 3 नंबर, यस दिस वे जनरल पब्लिक कैन बी टेकन आउट द क्लचेस ऑफ, किसने बोला है भैया कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के चक्कर में जनरल पब्लिक आया हुआ है? तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट स्ट्रांग, तो 12 नंबर पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5 नंबर पे मारेंगे, नॉन ऑफ दीज होगा। अब आइए 13 नंबर के स्टेटमेंट में क्या बोला है, शुड द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर इन लर्निंग्स इन इंडिया लाइक आईआईटी आईआईएमएस बी मेड बी टोटल फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार के कंट्रोल से उसके बाहर कर देना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो हमारी सरकार नहीं मानती है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले दिमाग में रखिए। अब बोलता है यस सच इंस्टीट्यूट इन द डेवलप्ड कंट्रीज आर रन बाई, क्या तुक हुआ भाई, दूसरे लोग का यहाँ प्राइवेट में चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो ये कोई स्टेटमेंट, ये आपका जो है ये आर्गुमेंट, ये स्ट्रांग है ही नहीं है। नो, गवर्नमेंट नीड्स टू रेगुलेट फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंटरेस्ट, सरकार मानती है कि राष्ट्रीय क्या कहते हैं इंटरेस्ट के लिए ये होना चाहिए। हाँ ये सही है, ये होना चाहिए, इसलिए सरकार नहीं दे रही है। तो ये स्टेटमेंट स्ट्रांग है, 2 नंबर का स्टेटमेंट। तीसरा भी, नो दिस इंस्टीट्यूशन आर नॉट कैपेबल टू टेक पॉलिसी डिसीजंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ये देखो ये तो कहीं स्टेटमेंट पे लिखा ही नहीं है। हमारी है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमारी सरकार मानती है कि जो भी सरकार है कि इनको फ्री हैंड नहीं देना चाहिए 100%। तो हमारा केवल स्टेटमेंट 2 ही स्ट्रांग होता है, बाद बाकी कुछ नहीं होता है। तो हम किस में मारेंगे? 13 नंबर पे है तो हम 2 पे मारेंगे कि स्टेटमेंट 2 जो है वो स्ट्रांग है। अब ये 14 नंबर पे आते हैं। क्या बोला गया है, शुड द पार्लियामेंट इलेक्शन इन इंडिया बी हेल्ड ऑन ए सिंगल डे थ्रू आउट द कंट्री, क्या एक ही दिन में केंद्र सरकार को सारे इलेक्शंस कर लेने चाहिए? अब देखिए ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो हमारी सरकार या हम लोग कुछ और चीज को मानते हैं, तो इसको दिमाग में रखिए। अब होता है यस दिस इज द ओनली वे टू हैंडल सच इलेक्शन, हमने पहले ही बोला हुआ है कि ओनली वे होगा तो किसी भी आर्गुमेंट में वो आपका वीक हो जाता है, तो ये नहीं होगा। यस दिस विल हेल्प द कमीशन टू कंसंट्रेट ऑन ए सिंगल डे, हम मानते ही नहीं है यार इस बात को, तो ये भी नहीं होगा। नो सम अदर कंट्रीज हेल्ड सच इलेक्शन स्प्रेड ओवर सेवरल डेज। अब तीसरा है कि नहीं, कुछ कंट्रीज है, दूसरे जो देश हैं वो देश जो है इलेक्शन को कुछ बहुत दिनों में मतलब एक दिन में नहीं कुछ दिनों में करते हैं। तो देखो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो दूसरे किसी कंट्रीज की बात कर रहा है, तो ये भी जो है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं होता है, आर्गुमेंट नहीं होता है। तो नेचुरली क्या ये तीनों आर्गुमेंट जो हैं, तो ये तीनों आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसमें नंबर 1 होगा नो इज स्ट्रॉन्ग। तो मैं आशा करता हूं आपने भी जरूर इसको किया होगा।
अब जरा 15 नंबर के स्टेटमेंट को देखें। शुड देयर बी ए कॉमन पे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द कंट्री? क्या हमारे भारतवर्ष में सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सैलरी स्ट्रक्चर एक होना चाहिए? देखिए, ऐसा अभी नहीं है, लेकिन ये कोशिश जारी जरूर है, जिसके लिए पे कमीशंस जो बने हुए, ये पे कमीशंस के आधार पर ये चीजें होना शुरू हो चुका है। और ये आज से नहीं है, बहुत साल पहले से है। ये एक्चुअली 2008 के से करीब ये चालू हो चुका है, पे कमीशंस की जो ये रिकमेंडेशंस हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब है कि पहला आर्गुमेंट, नो ईच स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव द फ्रीडम। तो नहीं, ये इस बात को हम नहीं मानते हैं। सारे सरकार, राज्य सरकार को फ्रीडम होना चाहिए कि कोई केंद्र सरकार से ज्यादा भी सैलरी तो नहीं देती है कोई। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, नो द वर्कलोड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफर। दोनों के जो वर्कलोड है वो डिफर होते हैं। देखो, ना ये स्टेटमेंट में है, ना ये हम मानते हैं कि सरकारी जो है राज्य सरकार के लोगों को कम काम करना पड़ता है, केंद्र सरकार के कर्मचारी को ज्यादा काम करना पड़ता है। इस बात को हम नहीं मानते हैं। तो और ना ही ये कहीं से सत्य है। तो नेचुरली ये आर्गुमेंट भी स्ट्रांग नहीं है। यस, अब तीसरा है, all are government employees and there should be treated equally irrespective of their working with central government or state government। तीसरा जो बोल रहा है कि देखिए, सब तो सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो, इसके लिए उनकी जो सैलरी में एकरूपता होना चाहिए। जी हां, इस बात को हम मानते हैं और ये कोशिश जारी है, और ये पे कमीशन का भी मुद्दा यही होता है। तो नेचुरली जो ये 3 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुका है। तो हम इसमें 3 नंबर पे मानेंगे कि ओनली 3 नंबर जो स्टेटमेंट है, ये आर्गुमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है। Should the government stop providing subsidy on kerosene with immediate effect? एक स्टेटमेंट है कि क्या सरकार को केरोसिन के ऊपर जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसे इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर देना चाहिए। हम जरा परिस्थिति को देखते हैं। परिस्थिति में क्या हुआ है? परिस्थिति में हुआ है कि हां, सरकार जो है अब केरोसिन पे सब्सिडी देना बंद कर दिया है, लेकिन बीपीएल फैमिली के लिए सब्सिडी दे रही है। तो इसमें दो है कि सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए सबको, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको सब्सिडी मिलना चाहिए, ये सरकार मानती है। अब जरा इस पे हम आर्गुमेंट देखें। यस, दिस विल हेल्प गवर्नमेंट रिड्यूस द ह्यूज फिस्कल डेफिसिट। हाँ, इसी के लिए तो सरकार ने किया है, तो ये स्टेटमेंट स्ट्रांग है। दूसरा है, नो द पुअर पीपल विल नॉट बी एबल टू बाय द केरोसिन एट मार्केट प्राइस फॉर देयर डेली नीड्स। यस, ये भी सही है, क्योंकि सरकार ने बीपीएल के लिए जो है और गरीब तबके के लिए, उनके लिए जो है केरोसिन को सब्सिडी पे दे रही है। तो नेचुरली ये दोनों आर्गुमेंट जो है काफी स्ट्रांग आर्गुमेंट है। तो ये बोथ आर द स्ट्रॉन्ग्स। तो ये हम 16 के 5 में हम टिक मारेंगे। आपने भी शायद जरूरी से ही मारा होगा। अब आइए 17 नंबर पे। शुड द गवर्नमेंट सब्सटेंशियली इंक्रीज द वाटर टैक्स टू द फार्मर्स फॉर द फील्ड्स व्हिच आर सप्लाइड विथ वाटर फॉर इरिगेशन। क्या है कि बहुत ज्यादा क्या वाटर टैक्स को जो फार्मिंग के लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है, उसको बढ़ा देना चाहिए। तो एक सवाल आता है, क्या सरकार ने बढ़ाया है? बहुत ज्यादा बढ़ाया है? जी नहीं, बढ़ाया नहीं, क्योंकि नहीं बढ़ाया गया। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आर्गुमेंट है, नो द फार्मर्स आर इवन अदरवाइज हार्ड प्रेस्ड टू मीट देयर एक्सपेंडिचर फॉर कल्टिवेशन देयर लैंड्स। हाँ, ये सरकार मानती है कि किसान गरीब हैं। किसान में कुछ किसान धनी हो सकते हैं, लेकिन सारे किसान गरीब हैं। तो गरीब है तो उन पे अगर वाटर टैक्स अगर बढ़ा दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा बोझ होगा। तो ये स्टेटमेंट स्ट्रांग है। तो पहला स्टेटमेंट स्ट्रांग है। दूसरा, यस द रिच फार्मर्स मेक ह्यूज प्रॉफिट। हम जानते हैं ह्यूज प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका वाटर टैक्स बढ़ाना चाहिए, लेकिन चूंकि इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट जो है, ये जो आर्गुमेंट है, ये स्ट्रांग नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे एक अलग तबके के फार्मर्स के बारे में बोला जा रहा है जो रिच फार्मर्स है, जो स्टेटमेंट में कहीं कुछ है ही नहीं है। तो नेचुरली क्या होगा, इसका जो स्टेटमेंट आर्गुमेंट नंबर 1 है वही स्ट्रांग होगा। तो 17 नंबर पे अगर हम मारेंगे तो हम 1 नंबर पे टिक मारेंगे।
अब जरा 18 नंबर के स्टेटमेंट को देखें। शुड ऑल दोज हु आर अराइविंग फ्रॉम अदर कंट्रीज and are suffering from communicable diseases be sent back to the countries which they came from। मतलब जिनको छुआछूत की बीमारी है, दूसरे देश से आ रहे हैं, उन्हें उसी देश में वापस भेज देना चाहिए। ऐसा हम करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो इसे दिमाग में रखना होगा। अब आर्गुमेंट है यस दिस इज द ओनली वे। अरे वनली वे, वनली वे, वनली वे तो किसी भी आर्गुमेंट को वीक बना देता है। Yes, this is the only way to curb the spread of communicable disease। तो ये तो है नहीं। दूसरा, no, this is just not advisable। तो यहां पे तो ये एडवाइस की बात ही नहीं है। तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे जो है 18 नंबर पे हम बोलेंगे ना तो 1 नंबर स्ट्रांग है और ना तो 2 नंबर स्ट्रांग है। तो इसमें से कोई भी स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए हम 18 के 4 में हम टिक करेंगे। अब हम 19 नंबर के स्टेटमेंट में आते हैं। शुड ऑल दोज सेकेंडरी स्कूल्स फ्रॉम विच लेस देन 50% स्टूडेंट्स पास द SSC एग्जामिनेशन बी क्लोज डाउन। तो जिसकी स्कूल में से मैट्रिक परीक्षा में, सेकेंडरी परीक्षा में 50% से कम छात्र पास हुए हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। तो पहला सवाल उठता है, हम जैसे करते हैं, क्या बंद कर दिया गया है? नहीं बंद कर दिया गया है ना। तो हम इस तथ्य को में नहीं मानते हैं। तो फिर क्या होता है? नो, इंस्टेड दिस स्कूल शुड बी एडवाइज टू टेक करेक्टिव मेजर्स टू इंप्रूव द पास परसेंटेज। हाँ, ये हम जरूर है, क्योंकि ये बंद कर देना चाहिए। ये बात कहां से खड़ी होती है? क्योंकि ये स्कूल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हमें एडवाइस देना चाहिए कि भैया तुम परफॉर्म करो। ये स्टेटमेंट स्ट्रांग है। यस, दिस विल डिलीवर ए स्ट्रांग मैसेज टू ऑल द सेकेंडरी स्कूल्स। क्योंकि देखो ये सही नहीं है, क्योंकि सही होता तो हम सारे 50% जो भी कर रहे हैं उसको बंद कर चुके होते। तो इसके लिए क्या है, 1 नंबर का जो आर्गुमेंट वो स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे सोच के साथ जा रहा है। दूसरा नंबर का आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर हम उस चीज को मानते तो हम कर चुके होते। तो 2 नंबर का स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रांग नहीं है। केवल 1 नंबर का स्ट्रांग स्टेटमेंट है। तो 19 के 1 पे हम टिक करेंगे। Should there be a total ban on giving new license to open liquor shop throughout the country? तो क्या कि नए मतलब क्या है कि लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए पूरे देश की बात हो रही है, हमें बैन कर देना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है? क्या सारे राज्य सरकार इस बात को मान लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसका पहला है यस दिस विल हेल्प डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इन फ्यूचर। ये भविष्य में अल्कोहल के कंजम्पशन को कम करेगा। हम इस चीज को नहीं मानते हैं, इसीलिए तो हमने बैन नहीं किया है। और दूसरा है कि एक दुकान में ज्यादा दुकान खुलने से क्या होगा? कम दुकान है तो उसी में लोग लाइन लगा के खरीद लेंगे, तो लीकर की कंजम्पशन कम नहीं होगा। तो हमारा एजम्पशन 1 जो है वो स्ट्रांग नहीं है। No, the government will earn additional taxes by way of giving new license, as this will increase the sale of liquor। देखो, नए लाइसेंस से ज्यादा पैसा मिलेगा और लिकर का सेल बढ़ जाएगा, यह सोच सरकार की है भी नहीं। उन्होंने बैन नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो सरकार यह सोच रही है कि अगर हम ज्यादा लाइसेंस देंगे तो ज्यादा दुकान खुलेंगे तो ज्यादा शराब बिकेगी, मेरे को फायदा ज्यादा होगा। यह भी नहीं सोच है। तो चूंकि यह सोच नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसके लिए स्टेटमेंट भी स्ट्रांग नहीं है। तो ये दोनों का जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए है हम इसमें 4 पे करेंगे। नीदर 1 और नॉर 2 स्टेटमेंट जो है स्ट्रांग है। तो आशा करता हूं इस तरह से आपका भी एक फ्रेम हो चुका है कि कैसे करना। फिर आगे आप भी उठाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, और आशा करते हैं जिस तरीके के सोच के साथ किया गया है आप भी उस तरीके सोचना शुरू करेंगे तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगा।